स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा इसमें मैं DU का असाइनमेंट नंबर 1 डिस्कस करूंगा। ये हमारा लीनियर अलजेब्रा का असाइनमेंट है और इसके अंदर DU 2020 और DU 2019 के क्वेश्चंस हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट P2T denote the set of all polynomials over R of degree at most 2। यानी कि ये जो P2T है ये रिप्रेजेंट करता है आपके पोलिनोमियल्स जिनकी डिग्री एटमोस्ट 2 हो सकती है, वेरिएबल t है और उस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट जो है वो रियल लाइन से लिए गए हैं। और यहाँ पर ये जो वेक्टर स्पेस है, इस वेक्टर स्पेस के ऊपर उसने इनर प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन किया है। अगर आपके P और Q कोई दो एलिमेंट हैं इस सेट में से, यानी कि P और Q आपके कोई दो पोलिनोमियल्स हैं, तो इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है वो डिफाइन किया गया है इंटीग्रेशन -1 to 1 PT QT DT। सिंपल, आपको एक सेट ऑफ वेक्टर्स दिया गया है 1t t स्क्वायर माइनस 1/3। उसके बाद सबसे पहली बात आपको यहाँ पर जो पूछी गई है वो ये पूछी गई है कि क्या ये आपका सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर लीनियरली डिपेंडेंट है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि ये आपका जो है ऑर्थोगोनल बेसिस है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये जो वेक्टर स्पेस है इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बताओ। तो ये जो हमारा वेक्टर स्पेस है इसकी डायमेंशन 3 होती है। यहाँ पर हम एट मोस्ट 2 डिग्री के पोलिनोमियल्स ले सकते हैं। तो अगर मैं इसका बेसिस लिखूं स्टैंडर्ड बेसिस, तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है 1t स्क्वायर। सिंपल, तो ये वाला जो वेक्टर स्पेस है इसकी डायमेंशन 3 के इक्वल हो गई। अब आप यहाँ पर देखो, आपका ये जो सेट दिया हुआ है इस सेट को मैं V नाम दे देता हूँ और V1 को 1 बोल देता हूँ, V2 को t बोल देता हूँ और जो मेरा V3 है उसको मैं t स्क्वायर माइनस 1/3 बोल देता हूँ। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि ये सेट हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। तो किसी भी वेक्टर स्पेस में आप किन्हीं 3 एलिमेंट्स को Li कैसे देखते हो। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखो C1V1 प्लस C2V2 प्लस का C3V3 इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब हम जानते हैं कि जो हमारा 0 वेक्टर है इस वेक्टर स्पेस में वो क्या होता है, 0 पोलिनोमियल। सिंपल, अब यहाँ से हम C1 C2 और C3 की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हम कमेंट करेंगे कि ये जो हमारे वेक्टर्स हैं V1 V2 V3 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, C1 टाइम्स, अब V1 क्या है 1 प्लस C2 टाइम्स V2 क्या है t प्लस C3 टाइम्स V3 क्या है t स्क्वायर माइनस 1/3। ये आपका किसके इक्वल हो गया 0 प्लस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 को। सिंपल, अब आप यहां से देख सकते हो फ्रेंड्स कि C1, अब यहां से एक आपको कांस्टेंट टर्म मिलेगी माइनस का C3/3। सिंपल, प्लस का C2t प्लस का C3t स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 0t प्लस का 0t स्क्वायर। अब आप क्या करो, यहां पर कोफिशिएंट्स कंपेयर करो। तो जब आप कांस्टेंट टर्म कंपेयर करोगे तो C1 माइनस C3/3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या इंप्लाई करेगा आपका C1 इक्वल टू C3/3। सिंपल, अब यहाँ पर देखो t का कोफिशिएंट C2 है, यहाँ पर t का कोफिशिएंट 0 है, तो C2 बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो t स्क्वायर का कोफिशिएंट C3 है, यहाँ t स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो C3 बराबर क्या गया 0। तो यहाँ पर जब आप C3 को 0 रख दोगे तो ये इंप्लाई करेगा C1 बराबर 0। तो C1 भी 0 हो गया, C2 भी 0 हो गया, C3 भी 0 हो गया। तो ये जो आपका इक्वेशन है ये क्या इंप्लाई कर रहा है, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 0। तो यानी कि ये जो हमारा V1 V2 V3 3 एलिमेंट का जो सेट है इसको मैं क्या बोल दूंगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो जो हमें सेट दिया गया था वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और आप जानते हो कि इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। और हमारा जो वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन कितनी है, 3। तो कोई भी 3 वेक्टर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो वो हमारा क्या बन जाएगा, बेसिस। तो ये वाला जो V है ये इस वाले वेक्टर स्पेस का क्या है, बेसिस। तो पहली चीज तो ये क्लियर हुई कि हमारा जो V है वो बेसिस की तरह एक्ट कर रहा है।
अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये जो हमारा सेट है V ये ऑर्थोगोनल है या फिर नहीं है। तो ऑर्थोगोनलिटी कैसे चेक करेंगे? ऑर्थोगोनलिटी चेक करने के लिए आपको ये देखना है, अब V1 का इनर प्रोडक्ट V2 के साथ करो, 0 आना चाहिए। V1 का इनर प्रोडक्ट V3 के साथ 0 आना चाहिए। अब जो V2 है उसका इनर प्रोडक्ट V1 के साथ 0 होना चाहिए। और आप यहां से देखो कि जो V2 और V3 है उसका इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। और अब लास्ट में जब आप देखो V3 और V1 का इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए और V3 और V2 का इनर प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अब फ्रेंड्स आपका ये जो वेक्टर स्पेस है ये ओवर द रियल लाइन डिफाइन है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि आपका जो इनर प्रोडक्ट ओवर PQ है वो इनर प्रोडक्ट ओवर QP होगा। तो अगर आप इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करोगे तो आप यहां से देख सकते हो कि इन दोनों को अलग अलग प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इसी को प्रूफ कर दो तो इसको मैं मिटा सकता हूं। इसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हो V2 V3 V3 V2, तो आप दोनों में से कोई एक प्रूफ कर दो। तो यानी कि हम यहां पर देख सकते हैं, अब देखो ये जो मेरा V1 V3 है या फिर V3 V1, तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो अल्टीमेटली मुझे ये केवल 3 जो इक्वेशंस हैं इनको दिखाना पड़ेगा अगर ये मेरा सेट ऑर्थोगोनल है तब। इनर प्रोडक्ट है V1 और V2 का, उसको आप कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन -1 to 1, आपका जो V1 है वो है 1, आपका जो V2 है वो क्या लिखा हुआ है T dt। जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? t²/2, लिमिट्स -1 से 1 रख दो, तो 1/2 को तो बाहर ले लो, t की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 आंसर आएगा, माइनस t की वैल्यू -1 रखोगे तो भी 1 आएगा, तो 0। यानी कि V1 और V2 का इनर प्रोडक्ट तो मुझे क्या मिल गया? 0। अब उसके बाद हम देखते हैं V1 और V3 का इनर प्रोडक्ट। तो V1 और V3 का कैसे देखोगे? इंटीग्रेशन -1 to 1, V1 कितना है 1 और V3 कितना है t² -1/3, इसको आप इंटीग्रेट करो तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? t³ माइनस t/3, सिंपल। -1 to 1 आपको लिमिट रखना है। अब आप यहाँ पर देखो जब t की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? 1/3 -1/3, यानी कि 0 हो गया। माइनस जब आप t की वैल्यू -1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 1/3 प्लस का 1/3, तो ये भी 0 हो गया। तो यानी कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो V1 और V3 का इनर प्रोडक्ट भी 0 हो गया। अब हम देखते हैं V3 और V2 का इनर प्रोडक्ट। तो जब आप V3 और V2 का इनर प्रोडक्ट देखोगे तो इंटीग्रेशन -1 to 1, आपका जो V3 है वो लिखा हुआ है t² -1/3 और आपका जो V2 है वो लिखा हुआ है t dt, सिंपल। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो कि आपका ये जो फंक्शन है इसको आप f ऑफ t मानो, तो आपका f ऑफ -t क्या होगा? t² -1/3 मल्टीप्लाई बाय -t, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का f ऑफ t। तो ये वाला जो मेरा फंक्शन है f ऑफ t ये क्या आ गया? ऑड फंक्शन। तो जैसे ये ऑड फंक्शन हो गया इसका इंटीग्रेशन -1 to 1 क्या हो जाएगा? 0। तो यानी कि हमारा V3 और V2 का इनर प्रोडक्ट भी 0 आ गया। तो ये 0 आ गया तो मैं बोल दूंगा कि ये जो मेरा V सेट है ये ऑर्थोगोनल सेट है, और बेसिस तो हमने पहले प्रूफ कर दिया था। तो ये हमारा जो V सेट है ये ऑर्थोगोनल बेसिस की तरह एक्ट करेगा इस वेक्टर स्पेस के लिए। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 4 सेट दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से सेट आपके वेक्टर सब स्पेसेस हैं R2 के अंदर। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर आपको 4 सेट दिए गए हैं W X Y Z। आपको पूछा गया है कि कौन कौन से सेट इनमें से वेक्टर सब स्पेसेस हैं R2 के। तो 1 by 1 हम सारे सेट देखते हैं। तो हमारा जो W है वो लिखा हुआ है XY belongs to R2 such that X into Y equals to 0। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट करो कि आपका जो 1, 0 है वो आपका W के अंदर आएगा, क्योंकि 1 into 0 क्या होता है? 0। इसी तरीके से आपका 0, 1 ये भी आपका W के अंदर आएगा, क्योंकि 0 into 1 क्या होता है? 0। अब आप एक चीज देखो कि 1 0 प्लस 0 1 जो है ये क्या होगा? 1 1। अगर W मेरा वेक्टर सब स्पेस हुआ R2 का तो ये वाला जो वेक्टर है मेरा 1 1 ये भी W के अंदर होना चाहिए अगर वेक्टर सब स्पेस हुआ R2 का। बट ये वाला जो एलिमेंट है ये W के अंदर नहीं आ रहा,
क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है, 1 नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि हमने दिखा दिया कि दो ऐसे एलिमेंट जो W में बिलोंग कर रहे हैं बट उनका जो सम है वो W के अंदर नहीं आ रहा, तो ये हमारा वेक्टर सबस्पेस नहीं हो सकता R2 का। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, जो हमारा सेट X है वो लिखा हुआ है XY बिलोंग्स टू R2 सच दैट Y इक्वल टू 3X। तो ये जो आपका सेट लिखा हुआ है इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं? देखो ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये वाली लाइन है Y इक्वल टू 3X। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सारे X के अंदर है। अब ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास होती है R2 के अंदर वो हमारा वेक्टर सबस्पेस होता है R2 का। तो यानी कि X हमारा वेक्टर सबस्पेस हो गया R2 का। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, जैसे आपने कोई दो एलिमेंट लिए x1 y1, आपने X में से लिया एक एलिमेंट लिया आपने x2 y2। अब आप ये दिखा दो कि x1 y1 प्लस k टाइम्स x2 y2 जो है ये आपका X के अंदर लाई कर रहा है। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये जो वेक्टर है ये कैसा दिखेगा? x1 प्लस k x2 y1 प्लस k y2। सिंपल, हमें ये दिखाना है कि ये X में लाई करता है। तो अब हम ये कैसे दिखाएंगे? तो अब आप यहाँ पर देखो कि अगर ये वेक्टर X के अंदर लाई करता है तो y1 इक्वल टू 3 टाइम्स x1, और अगर ये वेक्टर X के अंदर लाई करता है तो y2 इक्वल टू 3 टाइम्स x2। अब आप यहाँ पर देखो कि जो y1 प्लस k टाइम्स y2 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो y1 को मैंने लिखा 3x1 प्लस k टाइम्स y2 को लिखा 3x2। सिंपल। अब यहां से आप क्या करो, 3 बाहर ले लो तो x1 प्लस k टाइम्स x2। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये 3 टाइम्स ये वाला कोऑर्डिनेट, तो यानी कि ये वाला जो हमारा वेक्टर है ये किसके अंदर लाई कर गया? X के अंदर। तो X मेरा क्या हो गया? वेक्टर सबस्पेस R2 का। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेट। तो हमारा जो नेक्स्ट सेट है वो हमें दिया हुआ है Y, और Y किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है? XY बिलोंग्स टू R2 सच दैट आपका जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो 0 के इक्वल है। तो यहां पर आप देख सकते हो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या इंप्लाई करेगा कि x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो हम यहां से बोल सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप देख सकते हो x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू माइनस एक्स। तो यानी कि ये जो मेरा y सेट है y को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं xy बिलोंग्स टू R2 सच दैट y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस एक्स। तो अब ये जो मेरा सेट y है इसको मैं y1 यूनियन y2 लिख सकता हूं। तो मेरा जो y1 है वो किस तरीके से मैं लिख रहा हूं? xy बिलोंग्स टू R2 सच दैट y इक्वल टू x, और जो मेरा y2 है वो मैं लिख रहा हूं xy बिलोंग्स टू R2 सच दैट y इक्वल टू माइनस एक्स। सिंपल। अब आप जानते हो कि ये एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है, ये भी आपकी एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। तो ये आपका वेक्टर सबस्पेस है R2 का, ये भी वेक्टर सबस्पेस है R2 का। तो यूनियन ऑफ टू वेक्टर सबस्पेसेस, वेक्टर सबस्पेस कब बनता है? जब या तो y1 y2 में कंटेन्ड हो या y2 y1 में कंटेन्ड हो। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि ना तो y1 y2 में कंटेन्ड है ना y2 y1 में कंटेन्ड है, क्योंकि आप ये वाला पॉइंट लो y इक्वल टू एक्स पर, ये क्या है 5 5। तो 5 5 जो है वो आपका किसके अंदर नहीं है? y2 के अंदर। तो y1 को मैं नहीं बोल सकता कि ये y2 में कंटेन्ड होगा। इसी तरीके से आप ये वाला पॉइंट लो, तो ये वाला पॉइंट क्या लो? माइनस 5 5। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये y2 में तो है बट y1 में नहीं है, तो y2 इज नॉट कंटेन्ड इन y1। तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो ये आपका वेक्टर सबस्पेस नहीं बनेगा R2 के अंदर। तो जो y है वो वेक्टर सबस्पेस नहीं है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेट के ऊपर जो आपका z लिखा हुआ है। तो ये जो आपका z है ये लिखा हुआ है xy बिलोंग्स टू R2 सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप यहां से देख सकते हो कि
जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, ये क्या इंप्लाई करता है? सबसे पहली चीज जो आपको नोट करनी है वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 के इक्वल होगा तो ये इंप्लाई करेगा कि आपका एक्स भी 0 वाई भी 0। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और वाई स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर के पास क्या क्या चॉइसेस हैं? या तो ये 0 हो या फिर पॉजिटिव हो। वाई स्क्वायर के पास भी दो चॉइस हैं, या तो 0 हो या पॉजिटिव हो। अगर दोनों में से कोई एक भी पॉजिटिव हो गया तो दोनों का समेशन कभी पॉजिटिव, तो अगर दोनों में से कोई एक भी पॉजिटिव हो गया तो दोनों का समेशन कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो अगर समेशन 0 नहीं आ सकता तो दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो जो हमारा z है प्रिसाइसली उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो यानी कि सिंपली z आपका ये हो गया जिसके अंदर ओरिजिन आ रहा है। अब ये क्या है? 0 एलिमेंट R2 का। तो अगर आप 0 एलिमेंट कंसीडर करते हो तो वो जो आपका 0 सब स्पेस बनाता है। तो यानी कि जो ये हमारा z है ये सब स्पेस हो जाएगा R2 का, और जो हमारा 0 सब स्पेस होता है उसकी डायमेंशन 0 के इक्वल होती है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर x और z आपके वेक्टर सब स्पेस बन गए R2 के अंदर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो ट्रू हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको बोला गया है कि ए मैट्रिक्स जो है वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को अंदर जो भी एंट्रीज हैं वो रियल लाइन से ली गई हैं। उसके बाद आपको बोला गया है कि जो आपका पी लैम्डा है ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इस मैट्रिक्स का। ये पी लैम्डा लिखा हुआ है लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा -1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा -3। आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए। जो पहला स्टेटमेंट है उसके अंदर बोला गया है मैट्रिक्स ए इज नॉट इनवर्टिबल। तो आप यहां पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो आइगन वैल्यू है, आप आइगन वैल्यू कैसे निकालते हो? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स। तो एक आइगन वैल्यू आपको मिल रही है 0, एक आइगन वैल्यू आपको मिल रही है 1, एक आइगन वैल्यू आपको मिल रही है 3। तो अगर 0 किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो वो मैट्रिक्स कभी इन्वर्टिबल नहीं होती। तो मैट्रिक्स ए इज नॉट इन्वर्टिबल, ये बात सही हो जाएगी क्योंकि लैम्डा इक्वल टू 0 क्या है? आइगन वैल्यू। उसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर बोला गया है कि देयर एग्जिस्ट 3 आइगन वेक्टर्स, देयर एग्जिस्ट 3 आइगन वेक्टर्स v1 v2 v3 विच फॉर्म ए बेसिस ऑफ R3। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है आप उससे मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करोगे? तो हमारा जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो क्या होगा? सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल दोनों के रूट्स इक्वल होते हैं। तो 0 1 3 ये आपका मिनिमल पॉलिनोमियल का भी रूट होना चाहिए। तो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट 0 1 3 होना चाहिए तो मुझे ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब हम एक बात जानते हैं कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, और ये आपका मिनिमल डिग्री का पॉलिनोमियल होता है जो ए को एनिलेट करता है। तो ये वाला जो क्वांटिटी लिखा हुआ है ये हमारा इसको डिवाइड कर रहा है, और ये जो है आपका इसको एनिलेट भी कर रहा है ए को। तो हमारा जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो कि जो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल है वो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो रहा है। तो जब भी मिनिमल पॉलिनोमियल डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो जाए तो आपका जो मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल हो जाता है, और जैसे ही मैट्रिक्स आपकी डायगोनलाइजेबल हो गई आपका ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। देयर एग्जिस्ट 3 आइगन वेक्टर्स v1 v2 v3 विच फॉर्म ए बेसिस ऑफ R3। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/3 है, तो मैट्रिक्स के डायगोनलाइजेबल होते ही हमें बोल सकते हैं कि 3 वेक्टर ऐसे मिलेंगे जो R3 का बेसिस बना दें। आप सेम स्टेटमेंट को Rn के ऊपर एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इफ एंड ओनली इफ होता है मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल, सिंपल। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं
ऑप्शन नंबर 3 के ऊपर। ऑप्शन नंबर 3 में बोल रहा है कि ईच आइगन स्पेस ऑफ ए इज वन डायमेंशन। ईच आइगन स्पेस ऑफ ए इज वन डायमेंशनल। आइगन स्पेस की डायमेंशन से हमारा क्या मतलब होता है, जो आपका कोई एक आइगन वैल्यू है, जैसे सपोज करो लैम्डा इक्वल टू 0, तो इसका जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है उसको हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो कि आपका जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी के या तो इक्वल होता है या फिर उससे लेस होता है। अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, देखो यहाँ पर लैम्डा -1 जो है इसकी पावर कितनी है 1, लैम्डा -3 की पावर क्या है 1 और लैम्डा की पावर क्या है 1। तो जो लैम्डा इक्वल टू 0 है इसका जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है वो 1 है, ठीक है। अब जो आपका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो आपका 0 से तो ग्रेटर होता ही है, तो इसके पास अब क्या चॉइस बची कि 0 से ग्रेटर हो और 1 से या तो लेस हो या इक्वल हो, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ जाएगी। तो जैसे हमने लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए देखा, इसी तरीके से आप देख सकते हो कि लैम्डा इक्वल टू 1 और लैम्डा इक्वल टू 3 इनके लिए भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ ईच आइगन स्पेस क्या हो जाएगी 1। तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी ट्रू हो जाएगा। आपका जो स्टेटमेंट नंबर 4 है फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको एक लीनियर सिस्टम दिया गया है a-3i टाइम्स x इक्वल टू b। तब आपको बोला गया है कि फॉर एवरी b बिलोंग्स टू r3 आपका ये जो लीनियर सिस्टम है ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है, यानी कि आप r3 में से कोई भी वेक्टर चूज करो आपको x की यूनिक वैल्यू मिलेगी। आप जानते हो कि जो मैट्रिक्स A है उसकी 3 आइगन वैल्यूज हैं 0 1 3, तो जो मेरा मैट्रिक्स A-3i है उसकी क्या क्या आइगन वैल्यू हो जाएंगी, 0 में से 3 माइनस किया -3, 1 में से 3 माइनस किया -2, 3 में से 3 माइनस किया 0। तो यानी कि आप देख सकते हो A-3i के पास 3 आइगन वैल्यूज आ गई। अब A-3i के पास 0 आइगन वैल्यू आ गई, मतलब आपका जो A-3i है वो क्या बन गया, नॉट इन्वर्टिबल। जैसे ही नॉट इन्वर्टिबल हो गया ये मेरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी आ जाती हैं 2, या तो ये आपका नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ये रखेगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। हमारा स्टेटमेंट कब ट्रू होता, हमारा स्टेटमेंट जब ट्रू होता जब A-3i जो है वो इन्वर्टिबल होता, तो स्टेटमेंट 4 क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पर केवल 3 स्टेटमेंट ट्रू हैं, जो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको S और T दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई हैं जो Rn से Rn के ऊपर डिफाइंड है। उसी के साथ साथ आपको दिया गया है कि जब आप S का कंपोजिशन T के साथ करते हो तो आपको आइडेंटिटी मैप मिलता है। अब इसके बाद आपसे ऑप्शंस में पूछा गया है कि S के इंजेक्टिव नेचर पर आप क्या कमेंट कर सकते हो कि S 1-1 होगा या नहीं होगा। S के सर्जेक्टिव नेचर पर आप क्या कमेंट कर सकते हो कि S ऑन टू होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से T के 1-1 ऑन-टू नेचर के बारे में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखो कि अगर आपका ST जो है वो आइडेंटिटी मैप है तो ये इम्प्लाई करेगा कि आपका ST जो है वो बाइजेक्टिव मैप है, सिंपल। अब अगर ST बाइजेक्टिव मैप है तो ये इम्प्लाई करेगा कि आपका जो ST मैप है वो 1-1 मैप है। यहाँ से आप देखो फ्रेंड्स कि अगर आप सपोज करो Tx1 इक्वल टू Tx2, अगर ये इम्प्लाई कर देता है कि x1 इक्वल टू x2 तो आपका जो मैप T है वो आपका 1-1 मैप हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैं RHS और LHS दोनों में लेफ्ट साइड में S को ऑपरेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, S ऑफ Tx1 इक्वल्स टू S ऑफ Tx2, यानी कि ST ऑफ x1 इक्वल्स टू ST ऑफ x2। अब आपका जो ST मैप है वो 1-1 मैप है, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2। तो आपका जो Tx1 इक्वल टू Tx2 है उसने इम्प्लाई कर दिया x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा T मैप है वो 1-1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो ST है वो बाइजेक्टिव है, तो ST बाइजेक्टिव है तो मैं इसको बोल सकता हूँ ST इज ऑन टू।
अब मैं यहां से प्रूफ करूंगा कि S इज ऑन टू। तो आप यहां पर एक चीज देखो कि S जो आपका मैप है वो Rn से Rn के ऊपर डिफाइन है, T मैप भी आपका Rn से Rn पे डिफाइन है, तो ST जो मैप है वो आपका Rn से Rn पर ही डिफाइन होगा। तो यानी कि अब यहां पर देखो, आप जो आपका कोडोमेन है यहां से कोई एलिमेंट चूज करो। तो जैसे आपने सपोज करा U बिलोंग्स टू Rn, तो ST अगर ऑन टू है तो ये इंप्लाई करेगा कि देयर एग्जिस्ट V बिलोंग्स टू Rn सच दैट कि आपका जो ST को अगर आप V पर ऑपरेट करो तो आपको मिल जाएगा U। इसी तरीके से मैं यहां से बोल सकता हूं कि S ऑफ TV इक्वल्स टू U। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि फॉर एवरी U बिलोंग्स टू Rn आपको क्या मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट TV बिलोंग्स टू Rn सच दैट कि आपका जो S ऑफ TV है वो U के इक्वल है। तो यानी कि मैं यहां से बोल सकता हूं कि S इज ऑन टू, क्योंकि मैंने क्या किया, जो कोडोमेन है वहां से एक एलिमेंट लिया, S मैप है वो भी तो आपका Rn से Rn पे डिफाइन है, तो यहां से एक एलिमेंट लिया और इसका मैंने प्री इमेज ढूंढ दिया। प्री इमेज क्या है, T ऑफ V। तो यानी कि ये जो मेरा मैप S है ये ऑन टू हो गया। तो जो मेरा ST इज बाइजेक्टिव है वो इंप्लाई करता है कि T इज 1 1 एंड S इज ऑन टू। तो आप यहां पर देख सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर ऑप्शन नंबर B ट्रू हो जाएगा। उसमें बोल रहा है कि T इज 1 1 बट S इज नॉट। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको स्टेटमेंट 1 के अंदर दिया गया है कि जब आप AB और CD इन दोनों पॉइंट्स को ऑपरेट करते हो तो आपको मिलता है AC माइनस BD। आपके ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये R2 के अंदर दिए गए हैं। तो आपको पूछा गया है कि ये जो आपका फंक्शन है ये फंक्शन आपका इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करता है या फिर नहीं करता। अगर ये फंक्शन इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करता है R2 के अंदर तो सारी इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज प्रूफ करो। अगर ये फंक्शन R2 के अंदर इनर प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं करता तो इनर प्रोडक्ट की आप किसी एक प्रॉपर्टी को काउंटर करवा के दिखा दो। तो मैं यहाँ पर U वेक्टर ले रहा हूँ 1 0, मेरा जो V वेक्टर है वो मैं ले रहा हूँ 1 1 और मेरा जो W वेक्टर है वो मैं ले रहा हूँ 2 0। तो हम जानते हैं कि इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से अगर आप U प्लस V और W इन दोनों वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट निकालो तो ये आपका होना चाहिए इनर प्रोडक्ट ऑफ UW प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ VW के इक्वल। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को काउंटर करवा दूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा जो फंक्शन है ये इनर प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं करता। अब यहाँ पर देखो, आप पहले आप LHS निकालो इन सारे वेक्टर से। तो LHS क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ U प्लस V, यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ 2 1 का आप किसके साथ करोगे, W यानी कि 2 0। तो ये जो है आपका ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस 0 यानी कि 4। ठीक है, आप AC माइनस BD निकालोगे तो यहाँ 4 आएगा। सिंपल, ये तो मेरा क्या हो गया LHS। तो इसको मैं LHS बोल रहा हूँ, इसको मैं RHS बोल रहा हूँ। तो अब आप देखो इनर प्रोडक्ट ऑफ UW मतलब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट। तो जब आप इन दोनों का इनर प्रोडक्ट करोगे तो 1 इंटू 1 माइनस 0 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 यानी कि 1 प्लस, अब जब आप इनर प्रोडक्ट करोगे VW का तो 1 इंटू 2 माइनस का 1 इंटू 0 यानी कि 2। तो RHS आपका 3 आ गया, LHS आपका 4 था। 4 और 3 इक्वल नहीं होते तो ये जो हमारा फंक्शन है ये इनर प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं करता। उसके बाद हम आते हैं हमारे सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। अब जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको दो फंक्शंस दिए गए fx और gx। जब आप इन दोनों को ऑपरेट करते हो तो आपको मिलता है इंटीग्रेशन 0 to 1 f डैश x gx dx। आपके जो fx और gx हैं ये पोलिनोमियल्स है ओवर r। तो यानी कि हमें बताना है कि ये जो हमारा फंक्शन है क्या ये इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करता है ओवर पोलिनोमियल स्पेस। तो हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है अगर वो वेक्टर आप नॉन जीरो कंसीडर करो। तो हम एक फंक्शन लेते हैं fx, आप 2 लो,
2 आपका नॉन जीरो फंक्शन है, तो अगर आप 2 का 2 के साथ इनर प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to 1। अब f डैश एक्स, अब 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, 0 टाइम्स 2, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0, ठीक है, लिमिट 0 से 1, तो ये आपका 0 मिल जाएगा यहाँ। तो आपको एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर मिल गया कि जिसका इनर प्रोडक्ट आप उसी के साथ कर रहे हो तो आपको 0 मिल रहा है। तो ये जो फंक्शन है ये इनर प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं करेगा। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर आप देख सकते हो कि आपका जो दोनों ही फंक्शंस थे वो इनर प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको एक मैट्रिक्स दी गई है जिसको डिफाइन किया गया है t इक्वल्स टू 1 0 2 0 1 1 0 0 2। अब आप यहां पर देखो कि आप इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे लिखोगे, t क्यूब माइनस, अब इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि 4 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स। प्रिंसिपल माइनर्स कैसे निकालते हैं, देखो आप इस वाली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0 यानी कि 2 माइनस 0, ठीक है, प्लस का अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करो, तो 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 0, ठीक है, प्लस थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करो, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 यानी कि 1 माइनस 0। तो मैंने क्या किया, जो हमारे प्रिंसिपल माइनर्स हैं उनका सम लिखा, तो ये आपका मल्टीपल होता है किसका, t का, माइनस अब आप क्या करो डिटर्मिनेंट निकालो इसका t का। तो डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालोगे, आप फर्स्ट कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट निकालो, तो फर्स्ट कॉलम में केवल ये जो फर्स्ट एंट्री है ये नॉन जीरो है, तो इसको और इसको डिलीट करो, तो 2 इंटू 1 माइनस 0 यानी कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा 2, तो यह आपका किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसमें हम आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया ये मैंने शॉर्ट ट्रिक से लिखा है। कैसे, जब भी आपको 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हो तो आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हो, सबसे पहले अगर टी मैट्रिक्स है तो टी क्यूब, फिर यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इस तरीके से तो आप साइन लगाना। टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। जो आपका टी का कोफिशिएंट है वो आप लिखोगे प्लस ऑफ सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स, ठीक है। अभी आप जानते हो कि फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर, सेकंड प्रिंसिपल माइनर, थर्ड प्रिंसिपल माइनर आपने कैसे निकाला। उसके बाद जो आपका लास्ट वाला टर्म है वो आप कैसे लिखते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ टी, उसमें आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करते हो इक्वल्स टू 0, तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखा। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस आपका ये क्या हो जाएगा 5t माइनस का 2i इक्वल्स टू 0। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है कि आप माइनस का टी क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर प्लस का 5t माइनस का 2i आप इसकी वैल्यू इवेल्युएट करके बताओ। तो यहाँ पर मैं -1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ LHS में, तो क्या मिल जाएगा माइनस टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 2i इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि माइनस का टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर ये तो एज इट इज है। अब यहाँ पर माइनस का 5i है, तो मैं एक काम करता हूँ, देखो माइनस का टी क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर प्लस का मैं 10t ऐड करता हूँ और 10t ही मैं माइनस कर देता हूँ, सिंपल। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस का 2i है तो मैं 2i में माइनस का 4i कर देता हूँ और 4i ऐड कर देता हूँ, तो ये 0 के इक्वल, बस ये मैंने एडजस्ट किया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो माइनस टी क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर प्लस का 5t माइनस का 10t प्लस अब यहाँ से माइनस का 2i प्लस का 4i इक्वल्स टू 0। तो अब आप यहाँ से बोल सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो माइनस का टी क्यूब प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का अब यहाँ से आप प्लस का 5t माइनस का 2i जो है
अब इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को RHS में भेज दो तो 10t माइनस 4i। आपसे यही वाली वैल्यू पूछी थी कि आप इसकी वैल्यू इवेल्युएट करो, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 10t माइनस 4i। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके अंदर ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको V एक इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दिया गया है। तो इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को मैं क्या मान सकता हूं, आपका सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन द वेरिएबल x, और यहां पर जो फील्ड है वो मैं रियल लाइन ले रहा हूं, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनका वेरिएबल x है और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रियल लाइन में से लिए गए हैं। ठीक है, f को मैं r मान रहा हूं। अब इसने बोला है कि एनी वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू इटसेल्फ इज ऑन टू, यानी कि सपोज करो t आपका v से लेकर v पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो क्या t इज 1 इंप्लाई करेगा t इज ऑन टू। तो यहां पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि जैसे मैं अगर px से px पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से लूं कि आपका जो fx जो है, अगर मैं t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करूं, t ऑफ f ऑफ x इंटीग्रेशन 0 टू x fx dx के इक्वल है, तो सबसे पहली बात आप ये प्रूफ करोगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। उसके बाद ये हमारा 1 है। 1 कैसे है, जैसे सपोज करो आप t ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू t ऑफ g ऑफ x ले रहे हो, तो इंटीग्रेशन 0 टू x fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू x gx dx, सिंपल। अब यहां पर आप देखो कि इंटीग्रेशन 0 टू x fx माइनस gx dx ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। अब यहां पर आप देखो कि fx भी आपका एक पोलिनोमियल है और gx भी आपका एक पोलिनोमियल है, तो fx जो आपका पोलिनोमियल है आप उसको अज्यूम कर लो कि ये आपका डिग्री n का पोलिनोमियल है, तो इसको आप मान लो a0 प्लस a1x से लेकर आप an(x) की पावर n। आपका जो gx पोलिनोमियल है उसको आप मान लो b0 प्लस b1x प्लस bmx रेज टू दी पावर m। तो जब आप fx और gx दोनों को इस वाली क्वांटिटी में रख दोगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि आपका जो n इक्वल टू m होना चाहिए और आपके ये जो a0 b0 इक्वल होंगे, a1 b1 इक्वल होंगे। तो ये सारी चीजें आप इस वाली इक्वेशन से देख लेना। तो ये हमारा 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये स्टैंडर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपने बहुत बार देखा होगा। क्या ये ऑन टू होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंटीग्रेशन 0 टू x fx dx जो है वो कभी भी आपका किसी कांस्टेंट के इक्वल नहीं आएगा, 1 के इक्वल कभी भी नहीं आएगा। तो 1 के इक्वल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि fx मेरा क्या है, एक पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल की डिग्री या तो 0 होगी या फिर 0 से ज्यादा होगी। अगर सपोज करो पोलिनोमियल की डिग्री 0 है तो fx को मैं a0 लिख सकता हूं। अब a0 का इंटीग्रेशन 0 टू x क्या होगा, a0x। अब जैसे ही आपका पोलिनोमियल का डिग्री जो है वो 1 या 1 से ज्यादा हुआ तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो डिग्री है वो आपका +1 ही होगा। तो यानी कि आपका जो कांस्टेंट है वो कभी आपको नहीं मिलेगा इंटीग्रेशन करने पे, क्योंकि fx को आप अगर डिग्री 0 का रखोगे तो इंटीग्रेशन के बाद जो पोलिनोमियल मिलेगा उसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अगर आपने fx की डिग्री यही 1 से ज्यादा रख दी तो इंटीग्रेशन के बाद तो डिग्री आपको 1 से कम मिल ही नहीं सकती, क्योंकि इंटीग्रेशन तो डिग्री में 1 ऐड और कर देता है। तो ये जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपका ऑन टू नहीं बनेगा। तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो फॉल्स हो जाएगा कि आपका 1 इंप्लाई नहीं करता ऑन टू को। अब उसके बाद आप देखो कि स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है एनी ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू इटसेल्फ मस्ट बी 1 तो इस बार में t जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो मेरा px से लेकर px के ऊपर, वो मैं किस तरीके से ले रहा हूँ कि आपका जो t ऑफ f ऑफ x है वो आप f डैश x के इक्वल लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये ऑन टू है। जैसे सपोज करो आपको यहाँ पर कोई एक पोलिनोमियल दिया गया है fx, आपको ये जो पोलिनोमियल दिया गया है इंटीग्रेशन 0 टू x fx dx ये भी आपका पोलिनोमियल होगा।
तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका जो डेरिवेटिव है वो fx के इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये ऑन टू तो है, बट ये 1 1 नहीं है। आप इजीली देख सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 क्या होगा 0, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 भी क्या होगा 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन भी 0, 2 का डिफरेंशिएशन भी 0। तो ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होना जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें ऑप्शन नंबर डी ट्रू हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है कि आपका जो PNR है वो आपको डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर R और जिनकी डिग्री एट मोस्ट n हो सकती है। आपको T जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दी गई है, PNR से लेकर Pn+1R, और आपको जो मैप है वो दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x टाइम fx। तो यहाँ पर डिग्री एटमोस्ट n के पॉलिनोमियल है, यहाँ डिग्री एटमोस्ट n+1 के पॉलिनोमियल है। आपको इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कमेंट करना है कि ये आपका 1 1 होगा या ऑन टू होगा, या फिर 1 1 नहीं होगा ऑन टू नहीं होगा। तो वो सारी कंडीशंस हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि जैसे सपोज करो आपने कोई कांस्टेंट मैप लिया, तो यह आपका कोडोमेन है, कोडोमेन में से आपने कांस्टेंट मैप लिया, जैसे आपने लिया gx इक्वल्स टू 1, तो क्या आपको एक ऐसा fx मिलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ x जो है वो 1 के इक्वल आ जाए। अब यहाँ पर देखो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ x क्या होगा, x टाइम fx। अगर आप इसको gx के इक्वल लिख रहे हो, gx क्या है मेरा 1, ठीक है, तो आपको fx जो है वो आपको पोलिनोमियल कंसीडर करना है जिसकी डिग्री एट मोस्ट n हो। तो fx की डिग्री आप क्या क्या ले सकते हो, 0 1 2 से लेकर आप n तक ले सकते हो। अगर आपने fx की डिग्री 0 ली, यानी कि आप यहाँ कोई कांस्टेंट रखोगे, तो कांस्टेंट अगर आपने 0 रख दिया तो LHS 0 मिल जाएगा। कांस्टेंट अगर आपने नॉन जीरो रखा, जैसे कुछ भी रखा c, तो c टाइम्स x कभी 1 के इक्वल नहीं होगा। जैसे ही आपने fx की डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा रख दी, जैसे सपोज करो डिग्री 1 रख दी, तो a0 प्लस a1x ऐसा दिखेगा। तो जब आप इसमें x का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 कभी नहीं मिल सकता। तो यानी कि आप इसी तरीके से देख सकते हो कि जब भी आप fx की डिग्री 1 से ज़्यादा रखोगे तो आपको कभी 1 नहीं मिलेगा। तो यानी कि हमें 1 की प्री इमेज नहीं मिल रही। तो ये जो हमारा मैप है, ये हमारा मैप ऑन टू तो नहीं है। अब आपको चेक करना है कि ये वाला मैप आपका 1 1 होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि आप दो पॉलिनोमियल्स कंसीडर करो, fx और gx। अब fx को आप यहाँ पर लो a0 प्लस a1x प्लस an(x) रेज़ टू द पावर n। अब जो आपका gx पॉलिनोमियल है उसको आप लो b0 प्लस b1x प्लस bm(x) रेज़ टू द पावर m। अब ये जो पॉलिनोमियल है gx आपका, इसकी डिग्री है m और fx की डिग्री है n। अब विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मेरा n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू m है, सिंपल। अब यहाँ पर आप देखो कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fx जो है उसको मैं इक्वल लेके चल रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ gx के। तो यानी कि x टाइम्स fx जो है उसको मैं लेके चल रहा हूँ x टाइम्स gx। तो इसमें अगर आप x टाइम्स fx निकालोगे तो a0x प्लस a1x स्क्वायर, इसी तरीके से आपको मिल जाएगा an(x) रेज़ टू दी पावर n+1। अब x टाइम्स gx आपको मिलेगा b0x प्लस b1x स्क्वायर प्लस bmx रेज़ टू दी पावर m+1। अगर आप इन दोनों को इक्वल लेके चल रहे हो, अगर ये दोनों इक्वल है तो कभी भी अगर आपके दो पॉलिनोमियल इक्वल होते हैं तो उनकी डिग्री भी इक्वल होती है। तो पहली बात तो ये कि n+1 m+1 के इक्वल होगा। तो पहली बात तो ये कि n आपका m के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो कि n इक्वल टू m आ गया। अब उसके बाद हमें ये और दिखाना है कि हमारा जो ai है वो bi के इक्वल है फॉर एवरी i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उससे क्या इम्प्लाई हो जाएगा कि fx इक्वल टू gx। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर n और m इक्वल हो गए तो इस m को क्या लिख दो n।
तो अगर ये दोनों पोलिनोमियल इक्वल है तो इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो। x का कोफिशिएंट क्या है a नॉट, या x का कोफिशिएंट क्या है b नॉट, तो a नॉट इक्वल टू b नॉट। इसी तरीके से आपके सारे कोफिशिएंट कंपेयर होके क्या हो जाएंगे, ai इक्वल टू vi फॉर एवरी i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो आपका मैप है t, ये क्या हो जाएगा 1 1, क्योंकि हमें क्या मिल गया fx इक्वल टू gx, और हम क्या लेके चले थे t ऑफ f ऑफ x इक्वल टू t ऑफ gx। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें ऑप्शन नंबर सी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है t इज नॉट ऑन टू बट t इज 1 1। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये तो आपका डायरेक्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बोला गया है एवरी मिनिमल जनरेटिंग सेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज बेसिस। मिनिमल जनरेटिंग सेट का क्या मतलब है, जैसे सपोज करो मैं R3 लेता हूं, तो R3 के अंदर मिनिमल जनरेटिंग सेट मतलब ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स जो R3 को जनरेट कर दें। तो R3 की डायमेंशन क्या होती है 3, R3 की डायमेंशन 3 है, तो जो आपका मिनिमल जनरेटिंग सेट होगा जो R3 को जनरेट करे उसके अंदर आपको 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लेने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर लोगे R3 जनरेट हो जाएगा। तो ये हमेशा बेसिस की तरह काम करता है जो मिनिमल जनरेटिंग सेट होता है, और मिनिमल जनरेटिंग सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है। तो ये आपका डायरेक्ट वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद बोल रहा है कि एवरी मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज बेसिस। तो आप जानते हो कि आपका अगर डायमेंशन 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने हो सकते हैं 3 से ज्यादा आपको एलआई वेक्टर्स मिलेंगे ही नहीं। और जब भी आप कोई ऐसा सेट लोगे जिसमें 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो वो तो हमेशा बेसिस बना देगा क्योंकि इसकी डायमेंशन 3 है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी ट्रू हो जाएगा। 3 में बोल रहा है एवरी वेक्टर स्पेस एडमिट से बेसिस, तो आप इसको एक्सियम ऑफ चॉइस से प्रूव करते हो कि एवरी वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस। तो यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 था। थैंक यू फ्रेंड्स।